दोस्तों, सामिकी में आप सभी साथियों का स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। चर्चा कर रहे हैं ऑकस और उसके परिणामों पर। ऑकस यानी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का कॉकस, तीन बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों का कॉकस। इस ऑकस की स्थापना इसे शनिवार अभी 2 दिन पहले जो है की गई है, जिसके अंदर इस ऑकस के चलते, ऑकस ये एक मिलिट्री अलायंस है इन तीन शक्तियों का, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस पर हम पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं। इस अलायंस को जानबूझकर बहुत ही शातिराना तरीके से अमेरिका ने अंजाम दिया है, जिसमें चीन के खिलाफ असल में ये एक कॉकस बनाया गया है साम्राज्यवादी शक्तियों का, और जानबूझकर इस मिलिट्री अलायंस से, इस सैनिक गठबंधन से फ्रांस को बाहर कर दिया गया है। फ्रांस को भी बाहर रखा गया, जर्मनी को भी बाहर रखा गया। तो जानबूझकर ये नाटो को मोबिलाइज नहीं किया गया इसके लिए, बल्कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन और साथ में ऑस्ट्रेलिया को खींच लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया को आने वाले युद्ध में चीन के खिलाफ ये शक्तियां, खासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों एक सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं। और इस ऑकस का, इस मिलिट्री अलायंस का जो बड़ा उद्देश्य है वो चीन के खिलाफ होने के साथ साथ, चीन के खिलाफ इसकी धार होने के साथ साथ, इसका एक उद्देश्य अपने ही सहयोगियों को, अपने जर्मनी और फ्रांस जैसे सहयोगियों को नीचा दिखाना, उनकी ताकत को एक बड़े सैनिक अभियान में, जिसका दुनिया के स्तर पर बड़ा महत्व है, उसके अंदर उनके भार को, उनकी सहती को कम कर देना, और उनके भार को कम करते हुए ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका को अपना बड़ा वर्चस्व बनाना है, जिसमें ब्रिटेन का वो सहयोग ले रहा है और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग लेने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को उसने सीधे इसके अंदर खींचा है। ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा इसके अंदर इस सैनिक समझौते में एक लालच दिया गया है कि उसे न्यूक्लियर ड्रिवन सबमरीन्स, यानी नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं, वो उनकी जो तकनीक है वो उसे दी जाएगी। हालांकि इस तकनीक से पनडुब्बियां विकसित करने में ऑस्ट्रेलिया को अभी दशकों लग जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इस सैनिक अभियान के तहत, इस सैनिक समझौते के तहत, उसकी पीढ़ियों को भी, उसकी कई जनरेशन्स को अमेरिका ने अपने इस सैनिक गठबंधन के जरिए अपने पीछे बांध लिया है। ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर नहीं निकल सकता। ऑस्ट्रेलिया का इससे पहले भी दूसरे विश्व युद्ध में जो है इन अलाइड पावर्स ने, अमेरिका ने ख़ास तौर से उसका एक सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया था, और अब एक तरह से ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। लेकिन इस नीति ने, अमेरिका की इस नीति ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैकफायर कर दिया है। चीन ने तो इसे अपने लिए चुनौती घोषित किया ही है, और ये वास्तव में चीन के खिलाफ एक चुनौती है भी। लेकिन इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ने और भी जोर से जो है प्रतिवाद किया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि ये उत्तर कोरिया के खिलाफ एक सैनिक गठबंधन जो है वो बिछाया जा रहा है, एक जाल बिछाया जा रहा है, और उत्तर कोरिया इसके खिलाफ समुचित कदम उठाएगा। उत्तर कोरिया अपने आप इस कंट्रोवर्सी में, इस जद्दोजहद में खिंच आया है, और चीन को उत्तर कोरिया के रूप में एक मजबूत सहयोगी, एक सक्रिय सहयोगी, वैसे चीन के साथ उत्तर कोरिया सहयोग कर ही रहा था, लेकिन एक मजबूत सक्रिय सहयोगी जो है वो मिल गया है। इसके साथ ही नाटो शिविर में ज़बरदस्त फूट पड़ गई है, और ये फूट दोहरी है, दुधारी फूट है। एक तरफ तो फ्रांस ने खुली बगावत कर दी है, जिसकी अपेक्षा शायद अमेरिका ने इस तरह के प्रतिवाद की अपेक्षा नहीं की थी। ब्रिटेन ने भी शायद इस तरह के प्रतिवाद की अपेक्षा नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसकी अपेक्षा नहीं की थी। फ्रांस ने तुरंत ही कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से, और न्यूयॉर्क, अमेरिका से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। राजदूतों को वापस बुलाना एक तरह से रणनीति के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और अंतिम कदम माना जाता है। संबंध तोड़ने की तरफ, राजनयिक संबंध तोड़ने की तरफ सबसे बड़ा कदम माना जाता है। बहुत सारे कदम लिए जाते हैं और उसके बाद राजदूतों की जो है वापसी की जाती है। तो यहाँ इस मामले में राजदूतों की वापसी हो गई। फ्रांस को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि इस ऑकस अलायंस से जो सबसे बड़ा झटका लगा है,
इतना बड़ा झटका इससे चीन या उत्तर कोरिया को भी नहीं लगा है जितना बड़ा झटका फ्रांस को लगा है। फ्रांस ने जो डील की थी $90 बिलियन की डील जो है 2016 में उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी, जिसमें फ्रांस ने डीजल से चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं वो बनानी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, और ये उसका बड़ा करार था, $90 बिलियन का करार था, बहुत बड़ा करार था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और इंग्लैंड से ये डील हो जाने के बाद, न्यूक्लियर ड्रिवन पनडुब्बियां मिल जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस करार को कैंसिल कर दिया, इसे निरस्त कर दिया है। और इस करार के निरस्त होने से राष्ट्रपति मैक्रो को व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है फ्रांस के अंदर। उनकी नाकामी के तौर पर, एक तरह से राष्ट्रपति मैक्रो की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में, कूटनीति में पूरी नाकामी के तौर पर, असफलता के तौर पर इसे फ्रांस में राजनीतिक गलियारों में, वहाँ के सत्ता के गलियारों में देखा जा रहा है। और राष्ट्रपति मैक्रो के जो वहाँ प्रतिद्वंद्वी हैं फ्रांस के अंदर, वे इससे काफ़ी मजबूत हो गए हैं। राष्ट्रपति मैक्रो को बहुत बड़ा झटका लगा और राष्ट्रपति मैक्रो ने इसलिए इसका उतना ही ज़बरदस्त भाषा में इसका उत्तर दिया है। उन्होंने तुरंत ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से, कैनबरा और न्यूयॉर्क से अपने राजदूतों की वापसी कर लिया, उन्हें वापस बुला लिया है। इसके बहुत ही गंभीर परिणाम सामने आने वाले हैं, जिसका मतलब है कि नाटो एक तरह से टूट नहीं रहा है बल्कि टूट गया है। जर्मनी पहले से ही तैयार बैठा है अमेरिका की मुखालफत करने के लिए, और अमेरिका भी इसे जानता है, और इसीलिए अमेरिका ने इससे जर्मनी और फ्रांस दोनों को बाहर रखा है ऑकस अलायंस से। यहाँ जर्मनी जो पहले ही यूरोप के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभरने के फिराक में था, और जर्मनी काफ़ी लंबे समय से ये कह रहा था कि यूरोप की शक्तियों को अमेरिका से अलग अपने आप को संगठित करना चाहिए, ये अब जर्मनी ने खुलकर घोषणा कर दी है। उसने राष्ट्रपति मैक्रो से कहा है कि यूरोप को अपना सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा करना चाहिए, अमेरिका से अलग, अमेरिका पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। जिसका मतलब है, इसका मतलब है, बहुत स्पष्ट मतलब है कि फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के पास आ रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी के एक दूसरे के पास आने का क्या महत्व है? इसका महत्व है कि यूरोप के अंदर ये दोनों मिलकर, फ्रांस और जर्मनी मिलकर अमेरिका का तो महत्व कम करेंगी, साथ ही अमेरिका का जो कनिष्ठ सहयोगी, उसका जो घनिष्ठ सहयोगी और कनिष्ठ सहयोगी है ब्रिटेन, उसके भार को भी ये ताकत मिलकर वहाँ कम करेंगी यूरोप के अंदर। अमेरिका का जो आंकलन था वो ये था कि वो अपनी ताकत को ब्रिटेन की ताकत से जोड़कर किसी भी तरह से यूरोप के अंदर जर्मनी और फ्रांस की ताकत को कम कर देगा। तो ये इस गलत आंकलन ने बहुत बड़ा बैकफायर कर दिया है, और कुछ ऐसा जिसका शायद अनुमान अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में नहीं लगाया जा सकता था, वो ये है कि राष्ट्रपति मैक्रो तुरंत ही राष्ट्रपति पुतिन के करीब आना शुरू हो गए हैं, रूस के राष्ट्रपति के करीब आना शुरू हो गए हैं। और एक संभावना ये दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता है कि ये यूरोपीय शक्तियाँ, नाटो बिखर जाए और ये यूरोपीय शक्तियाँ अमेरिका से दूर हट जाएं, और रूस चीन का जो अलायंस है उसके ज़्यादा करीब आएँ। और इस अलायंस में भी अगर फ्रांस और जर्मनी रूस के साथ किसी तरह का समझौता करते हैं, यूरोप के अंदर सुरक्षा का कोई ऐसा समझौता करते हैं, या उससे अलग कोई समझौता करते हैं और उस समझौते को रूस के साथ जोड़ते हैं, तो तब इस स्थिति के अंदर जो चीन का भार है वो कम हो जाएगा। अभी चीन और रूस के अलायंस में चीन का एक बड़ी सहती है, बड़ा भार है, लेकिन अगर फ्रांस और जर्मनी उसे समर्थन देते हैं, रूस को समर्थन देते हैं, और रूस के साथ कोई इस तरह का मिलिट्री अलायंस उनका कायम होता है, तब रूस को एक बहुत बड़ा उत्तोलक मिलेगा, और चीन के खिलाफ रूस अपनी पोजीशन को, अपनी अवस्थिति को मजबूत कर पाएगा। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि ये पूरा अलायंस मिलकर के, जो रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, और अगर इस किस्म का अलायंस बनता है, तो ये एक तरह से अमेरिका के अमेरिका के जो चांसेस हैं, उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको पूरी तरह से उखाड़ देगा। पूर्व के अंदर इस पूर्वी गोलार्ध पर उसके ये जो अवसर अमेरिका को मिल सकते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी अफ़गानिस्तान
में जिस तरह से वो पिट कर निकला है, इससे भी यूरोप की शक्तियाँ बहुत नाराज़ हैं अमेरिका से। जिस तरह से अमेरिका ने ये जो फैसला लिया अफ़गानिस्तान से निकलने का, इसे यूरोप की शक्तियों ने ख़ास तौर से जर्मनी और फ्रांस ने तो लिया ही, साथ में इंग्लैंड ने भी इसे एक तरह से भीतर घात के तौर पर लिया है। और इस घात को, असल में इस घाव को भरने के लिए अमेरिका ने इंग्लैंड के सामने ये रिश्वत डाली है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना एक पनडुब्बी सौदा कर ले, न्यूक्लियर ड्रिवन पनडुब्बी का सौदा कर ले। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा समीकरण जो उभर रहा है वो ये उभर रहा है कि अब तक ये समझा जा रहा था कि भारत जो है वो अमेरिका के, और वास्तविकता भी थी कि भारत लंबे समय से अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जा रहा था। और ये कांग्रेस की सरकारों के समय से, विशेष रूप से नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह की सरकारों के समय से ये प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्थिक और सैनिक जो गुट हैं, भारत उनके बहुत करीब चला गया था। अब इस ऑकस अलायंस ने, और ख़ास तौर से इस ऑकस अलायंस में जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर ड्रिवन जो सबमरीन्स देने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उससे सबसे ज़्यादा भारत के शासक भौचक्के रह गए हैं। दरअसल भारत के शासक एक लंबे समय से, और पिछले 20 सालों से तो लगातार ये दबाव बना रहे थे अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका भारत को नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं वो दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनका बहुत बड़ा सामरिक महत्व है भारत के लिए। ख़ासतौर से इसलिए महत्व है इनका कि एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ हिंद महासागर में उसे युद्ध करने के लिए, और ख़ासतौर से चीन के ख़िलाफ़ अपनी घेराबंदी करने के लिए, किलाबंदी करने के लिए उसे इस तरह की पनडुब्बियाँ, नाभिकीय पनडुब्बियाँ चाहिए। इन पनडुब्बियों के लिए लंबे समय से वो भारत के शासक जो हैं वो अमेरिका के सामने और इंग्लैंड के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। 1960 में भी भारत ने जो है ये कोशिश की थी कि वो किसी तरह से अमेरिका से और उसके बाद इंग्लैंड से, दोनों के सामने उसने भीख मांगी थी। गिड़गिड़ा रहे थे शासक कि हमें किसी तरह से ये न्यूक्लियर ड्रिवन पनडुब्बियाँ जो हैं ये मिल जाएं। हालांकि उस समय जो तकनीक है इन नाभिकीय पनडुब्बियों की वो इतनी विकसित नहीं थी। आज जो पनडुब्बियाँ हैं ये ऐसी पनडुब्बियाँ SSN करके जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, SSN-5 टेक्निक, तो उसको इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल जो अति आधुनिक तकनीक है उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और इंग्लैंड ऐसी पनडुब्बियाँ बना सके हैं। चीन के पास भी ऐसी पनडुब्बियाँ हैं, ऐसी पनडुब्बियों का उन्होंने निर्माण कर लिया है। रूस के पास भी हैं, लेकिन सबसे अति आधुनिक पनडुब्बियाँ जो हैं अमेरिका के पास हैं, जो 33 साल तक बिना किसी फ्यूल के, बिना रिफ्यूलिंग के 33 साल तक लगातार वो कायम रह सकती हैं। 33 साल तक उनकी एक ही बार फ्यूलिंग की जाती है और उसके बाद वो 33 साल उस न्यूक्लियर फ्यूल से चलती हैं। और ये जो फ्यूल है ये बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही परिमार्जित ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है, जो बॉम्ब क्वालिटी का है, जो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय मटेरियल, फिसाइल मटेरियल जो नाभिकीय बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होता है, उस परिष्कृत यूरेनियम को अमेरिका ने इन पनडुब्बियों के अंदर इस्तेमाल किया। और ये पनडुब्बियाँ 33 वर्ष तक बिना किसी कोई फ्यूल लिए ये चल सकती हैं और ये पानी के नीचे जो है चुपचाप पड़ी रह सकती हैं 33 साल तक। हालांकि 33 साल ये पनडुब्बियाँ पानी के नीचे नहीं रह सकती, क्योंकि इन पनडुब्बियों के अंदर जो खाने पीने की सामग्री है या जो रहने वाले इनको चलाने वाले जो तमाम इनके नाविक हैं वो इतने लंबे समय नहीं रह सकते, वो कुछ महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, और जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने आंका गया है। लेकिन इस समय को 5 महीने आंका गया है कि ये पनडुब्बियाँ 5 महीने पानी के नीचे रह सकती हैं। लेकिन इन पनडुब्बियों का जो ईंधन है वो 33 साल के लिए काफ़ी है कि अगर रहना पड़ जाए नीचे और वहाँ खाद्य वस्तुओं की सप्लाई दी जा सके और वहाँ रहने वाले नाविकों को अदला बदला जा सके, तो 33 साल तक ये पनडुब्बियाँ रह सकते। बहुत ही आधुनिक पनडुब्बियाँ हैं। तो भारत के शासक लगातार गिड़गिड़ा रहे थे और 1960 में भी अमेरिका ने, 1960 से लगातार अमेरिका जो है वो भारत के शासकों को झांसा देता आ रहा था। वो कह रहा था कि इतनी आधुनिक पनडुब्बियाँ, इतनी आधुनिक तकनीक तो हम अपने सबसे घनिष्ठ सहयोगी इंग्लैंड को भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड को ये तकनीक जो है ये 1958 में ही अमेरिका ने दे दी थी और
1958 के बाद जो है इंग्लैंड लगातार इस तकनीक का अपने तौर पे भी विकास करता रहा है, और इस तकनीक का दुनिया के स्तर पर जो देश विकास करते रहे हैं उन्होंने दूसरे देशों को नहीं दिए। ये अभी बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। 1958 में या तो अमेरिका ने इंग्लैंड को दी थी, या अब इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इस तकनीक के देने के साथ अमेरिका के जो बाकी सहयोगी हैं उनको भारी चोट लगी है, वो बिफर गए हैं। ख़ास तौर से भारत को इसमें बड़ी चोट लगी है। भारत को जब भारत के शासकों को 1960 के आसपास अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ने एक तरह से लतिया दिया था, उनको लात मार दी थी, और उनको किसी तरह की जो है ये तकनीक, जो नाभिकीय तकनीक है जिससे पनडुब्बियाँ चलती हैं, ये नहीं दी थी। उस समय भारत ने रूस के सामने हाथ फैलाया था, और रूस ने ये तकनीक जो है भारत को दी थी। भारत को उसने ये तकनीक उधार दी थी। उसने अपनी जो न्यूक्लियर ड्रिवन पनडुब्बी है, चक्र 1, चक्र 1 करके वो पनडुब्बी भारत को दी थी, और ये 1989 तक ये करार जो है उसके साथ रहा था। 1989 में वो पनडुब्बी भारत को वापस देनी थी, वापस दी गई। उसके बाद दूसरा करार हुआ और चक्र 2 पनडुब्बी जो है वो भारत को दी गई। उसके बाद अब 2019 में फिर से रूस के साथ करार हुआ है, और रूस जो है इस पनडुब्बी पर काम कर रहा है, जो 2026 तक फिर से भारत के हवाले की जाएगी। ये लीज पर भारत जो है उससे ले रहा है, और बहुत बड़ी कीमत बिलियंस डॉलर्स में भारत जो है इस पनडुब्बी सौदे में दे रहा है। तो भारत को ये तकनीक जो है ये नहीं मिली है, उसे सिर्फ रूस से ये उधारी पनडुब्बी मिली है। तो भारत इस तकनीक को लेने के लिए, और भारत के शासकों को, खासतौर से नरेंद्र मोदी को, इससे पहले भी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को और अब नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी आशा थी कि किसी तरह से अमेरिका से वो ये पनडुब्बी की तकनीक ले लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिली, और अमेरिका ने ये तकनीक इंग्लैंड के जरिए ऑस्ट्रेलिया को दे दी। ऑस्ट्रेलिया को इस तकनीक के मिलने के साथ ही भारत और दूसरे जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। जिनको बड़ा झटका लगा है उनमें भारत सर्व प्रमुख है, सबसे ऊपर भारत है। भारत के शासक जो है वो इससे बहुत ही लज्जित भी हुए हैं, बहुत ही शर्मसार भी हुए हैं, और भौचक के रह गए हैं कि किस तरह से अमेरिका उन्हें मना करता रहा, लेकिन उसने ये तकनीक जो है ये ऑस्ट्रेलिया को दे दी है। और ऑस्ट्रेलिया को ये तकनीक दिए बिना वास्तव में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और इंग्लैंड के साथ नहीं आने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से इस ऑकस अलायंस में शामिल होने के लिए ये एक शर्त रखी थी। इस ऑकस अलायंस से अलग हमने आपको पहले भी बताया कि क्वाड अलायंस जो है वो पहले से काम कर रहा है, वो पहले से बना हुआ है क्वाड अलायंस। ये क्वाड अलायंस जो है ये भी अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ है, और इस क्वाड अलायंस के अंदर ब्रिटेन भी शामिल नहीं है। इस क्वाड अलायंस में जानबूझकर अमेरिका ने ब्रिटेन को शामिल नहीं किया था। ये क्वाड अलायंस जो है ये भी चीन विरोधी अलायंस है, और इसके अंदर अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को शामिल किया था। तो जैसे ही ये ऑकस अलायंस बना है, इसके साथ ही भारत के शासकों का जो जोश है क्वाड अलायंस में रहने का और अमेरिका की जो है दलाली करने का, वो जोश जो है वो ठंडा पड़ गया है, वो ख़त्म हो गया है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो अलायंस बनाया था अमेरिका ने, क्वाड अलायंस जो बनाया था, इस क्वाड अलायंस के अंदर भी फूट पड़ जाएगी। खास तौर से भारत जो है, भारत हो सकता है कि एक कोल्ड कॉर्नर, एक बिल्कुल ये जो रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के बीच में, ये ठंडे पड़े, और सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है वो क्वाड अलायंस के ऊपर आए, क्वाड मिलिट्री अलायंस के ऊपर आए। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या भारत इस नए बनते हुए अलायंस में, अगर ये नया अलायंस जो अभी रूस, जर्मनी और फ्रांस के बीच उभरता दिखाई दे रहा है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जो ये बयान दिया है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका से अलग कर लेनी चाहिए, अलग से उसे स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। तो इसका अर्थ कहीं ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस तरह का अलायंस जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी बनता है तो वो रूस के करीब जा सकता है। रूस के करीब जाने से एक संभावना ये भी हो सकती है, ये हो सकता है कि चीन का भार इस नए गठजोड़ के साथ गिर जाए, या ये भी एक संभावना हो सकती है कि ये अलायंस
अमेरिका और चीन दोनों से अलग ये अलायंस उभरे, एक तीसरी ताकत के रूप में ये अलायंस जो है सामने आया। अगर इस तीसरी ताकत के रूप में ये अलायंस सामने आता है तो बहुत बड़ी संभावना है कि भारत के शासक जो हैं इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं, और उस स्थिति में वे चीन के खिलाफ रहते हुए भी अमेरिका से डिस्टेंस बना सकते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड दोनों से डिस्टेंस बना सकते हैं। और इस स्थिति में ब्रिटेन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा भार जो है, बहुत बड़ा दबाव इसके अंदर आ जाएगा कि ब्रिटेन किस तरफ जाए, ब्रिटेन अमेरिका के साथ रहे या ब्रिटेन अगर अमेरिका के साथ जाता है तो उसे फ्रांस और जर्मनी से अब एक जो है एक उसके बीच में दरार उसे बनाकर रखनी होगी, उनके बीच में दरार बन जाएगी। ब्रिटेन इस दरार के चलते यूरोप के अंदर एक शक्ति के तौर पर, एक सैनिक और आर्थिक शक्ति के तौर पर कितनी देर टिक पाएगा इनके सामने ये देखने वाली बात है अमेरिका के सहयोग से। लेकिन ये संभावना बहुत बड़ी बन रही है कि भारत और उस जैसे दूसरे भी कुछ सहयोगी, जिनमें जापान भी एक हो सकता है, ये जो ऑकस अलायंस बना है इससे जापान को भी धक्का लगा है, जापान को भी इससे बाहर रखा गया है। अभी जापान ने कोई बयान नहीं दिया है क्योंकि जापान प्रशांत महासागर में जापान भी एक बड़ी ताकत है और जापान को जानबूझकर इस अलायंस से बाहर रखा गया है। और ये ताकतें एक बात पर और भी विचार कर रही हैं कि नाटो अलायंस होते हुए इस तरह के जो अलायंस अमेरिका बना रहा है, ऑकस जैसे अलायंस बना रहा है, जिसमें वो इन सभी अलायंसेस में शामिल है। अमेरिका ऑकस में भी शामिल है, अमेरिका नाटो में भी शामिल है, अमेरिका क्वाड में भी शामिल है। तो अमेरिका अपने आप को फिर से एक ऐसी महाशक्ति के तौर पर जो है सामने ला रहा है, जो राजनीति, रणनीति और कूटनीति के सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहता है और इन सभी राष्ट्रों को, बाकी के साम्राज्यवादी शक्तियों को, जिनमें ब्रिटेन है, जिनमें फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है और तमाम दूसरी ताकतें हैं, इन्हें अपने सैटेलाइट्स के तौर पर वो रखना चाहता है कि किसी को किसी अलायंस में रखेगा, किसी को किसी अलायंस में नहीं रखेगा। तो ये पूरा गेम, पूरा खेल अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है और इस खेल को लेकर जो जर्मनी, फ्रांस, खासतौर से फ्रांस, ये ताकतें अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है, हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, जो 1.3 मिलियन नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर अमेरिका अपना कोई सीधा दखल ना होते हुए भी मिलिट्री अलायंसेस के जरिए अपना दखल बनाना चाहता है और वो चीन के खिलाफ एक घेराबंदी करना चाहता है। ब्रिटेन अगर चीन के खिलाफ घेराबंदी करना चाहता है तो वो उसे अमेरिका का सहयोग चाहिए इस क्षेत्र के अंदर। और ब्रिटेन को ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई युद्ध होता है तो उसे जर्मनी और फ्रांस के खिलाफ भी और जापान के खिलाफ भी उसे एक पहलकदमी लेनी है, उनसे अलग, उनसे स्वतंत्र एक पहलकदमी लेनी है और इस युद्ध का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। और ये सोचने वाला कि युद्ध का, आने वाले इस तनाव का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, अकेला इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका भी यही सोच रहा है, जर्मनी भी यही सोच रहा है और अब फ्रांस भी यही सोचने के लिए मजबूर है। फ्रांस को ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑकस अलायंस बना है ये चीन के खिलाफ उतना नहीं है जितना फ्रांस इसे अपने खिलाफ समझ रहा है। फ्रांस इसमें अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और फ्रांस ने जो एकदम बयान दिया ऑकस बनते ही, अगले दिन जो बयान दिया ऑकस की घोषणा होते ही, उसने कहा कि दुनिया में एक जंगल राज चल रहा है। तो ये बयान अपने आप में रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये फ्रांस की जो हताशा, निराशा और कुंठा है उसे अभिव्यक्त कर रहा था। फ्रांस ये कह रहा था कि जो कल तक दोस्त थे, जिनके साथ हम कल तक अलायंस बना रहे थे, उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है। उससे साफ कहा कि हमारे साथ ये घात कर दिया गया, हमारी पीठ में छुरी मार दी गई है। और इसी तरह की जो भावना है वो जर्मनी की है, जर्मन शासकों की है। तो तीसरा विश्व युद्ध तो हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चीन के खिलाफ एक ज़बरदस्त घेराबंदी हो रही है, रूस के खिलाफ भी घेराबंदी हो रही है, लेकिन बहुत उसको स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन चीन के खिलाफ
खुलकर घेराबंदी हो रही है साम्राज्यवादी ताकतों की, लेकिन इस घेराबंदी के अंदर भी घेराबंदी हो रही है। ये जो ताकतें घेराबंदी कर रही हैं चीन की, ये एक दूसरे की भी घेराबंदी करने के चक्कर में है। ये एक दूसरे को भी नीचा दिखाना चाहती हैं और इस आने वाले युद्ध का बोझ ये तमाम साम्राज्यवादी ताकतें अपने कंधे पर कम से कम लेते हुए अपने सहयोगियों के कंधे पर ज़्यादा से ज़्यादा इस युद्ध का बोझ डालना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये युद्ध तो आ रहा है। ये जो पनडुब्बियाँ खरीदी जा रही हैं, ये जो पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, ये जो इतने बड़े पैमाने पर नए आयुध कारखाने लगाए जा रहे हैं, नई तकनीकें बेची जा रही हैं, ये पूरी किलेबंदी की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये कोई खेल नहीं हो रहा है। तीसरा विश्व युद्ध आ रहा है। साम्राज्यवादी ताकतें ये समझ चुकी हैं और वे जानती हैं, इतिहास के सबकों से भी वो जानती हैं, उसके लेसन्स उनके पास हैं कि ये जो उनके बीच में टकराव है आज बाजार के अंदर, ये टकराव निश्चित रूप से सबसे पहले मुठभेड़ों में और उसके बाद एक बड़े जो है निर्णायक फैसलाकुन युद्ध में, विश्व युद्ध में बदलने जा रहे हैं। और इस विश्व युद्ध के लिए सब ताकतें बहुत ही संजीदगी के साथ तैयारी कर रही हैं और इसमें बड़ी ताकतें तो शामिल हैं ही, जो भारत जैसे देश हैं, जो बहुत ही कहना चाहिए कि कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए पूंजीवादी देश हैं, जिनमें गरीबी, बीमारी, भूखमरी, शिक्षा उसके केंद्रक हैं तो ये देश भी, पाकिस्तान जैसे देश भी, बांग्लादेश जैसे देश भी इस युद्ध में खिंच रहे हैं और वे अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपनी जनता के मुंह से रोटी छीनकर, निवाला छीनकर, उसके कपड़े छीनकर, उसके अच्छे जीवन का अधिकार छीनकर, उससे सब कुछ छीनकर, ये भी अपने आने वाले समय में इस युद्ध में अपना बंदोबस्त करने में जुटे हैं और सबसे ज़्यादा खर्च अपने सेनाओं के रखरखाव पर, आयुधों को उनका निर्माण करने पर, उनका आयात करने पर, तो इस पर लगा रहे हैं। हवाई जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, राफेल जैसे हवाई जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, अरबों रुपए की लागत से जो है ये सब किया जा रहा है और इसके लिए अपनी जनता को, मेहनतकश जनता को पूरी तरह से पीसा जा रहा है। तो एक तरफ तो ये आने वाला युद्ध इन साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में एक कलह लेकर के आ रहा है, जिससे पूरी दुनिया जो है वो इम्बैलेंस हो रही है, वो अस्त व्यस्त हो रही है, वो पूरी तरह से उसका जो संतुलन है वो खो रहा है। पूरी दुनिया असंतुलित हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ मेहनतकश जनता और उसके शासकों के बीच में ये जो खाई है ये और गहरी होती जा रही है। इससे आर्थिक विषमता बढ़ रही है, जो आम जनता है उसकी लूट और उसका शोषण बढ़ रहा है। मेहनतकश जनता से जो आखिरी जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं सरकारें चला रही थी वो भी छीनी जा रही हैं और उसका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा दूभर बनाया जा रहा है। उस पर टैक्सों का बोझ लादा जा रहा है और इन टैक्सों से, इनसे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, हथियारों का आयात किया जा रहा है, हथियार पैदा किए जा रहे हैं, हवाई जहाज़, तोप और टैंक बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारी दुनिया है जिसके अंदर पूंजीवाद पूरी दुनिया को हिंसा, खून खराबा, मारकाट और ये सब बांट रहा है। तो इस दुनिया को बदलने के लिए, इस हिंसा और खून खराबे से निजात पाने के लिए, आने वाले विश्व युद्ध से निजात पाने के लिए, जो पूरी मानव जाति को खत्म कर देने का संकट जो है उसका खतरा पैदा कर रहा है, उसका संकट पैदा कर रहा है, तो इसके लिए मजदूर वर्ग को पूंजीवाद का तख्ता उलटना होगा। इन पूंजीवादी राष्ट्र राज्यों का विनाश करके इनकी कब्र पर दुनिया के अंदर एक समाजवादी संघ की, समाजवादी समाज की, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करनी होगी। ये जो बुर्जुआ लोकतंत्र हैं, पूंजीवादियों का जो शासन है पूरी दुनिया पर, ये दुनिया को किसी भी तरह से लोकतंत्र और शांति नहीं दे सकता, सभ्यता नहीं दे सकता। ये उसे उठाकर पाषाण युग में फेंकने की तैयारी कर रहा है एक विश्व युद्ध के जरिए। तो दोस्तों, इसे रोकने के लिए निश्चित रूप से मजदूरों और युवाओं को आगे आना होगा। उन्हें दुनिया के स्तर पर अपने अग्रदल का निर्माण करना होगा। उसमें जो सबसे सचेतन तत्व हैं, सबसे पहले उन्हें एकजुट होना होगा और एक क्रांतिकारी कार्यक्रम के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें एक विश्व स्तर पर एक मार्क्सवादी पार्टी के निर्माण के लिए एकजुट होना होगा। ये हमारे वक्त का सबसे बड़ा संकट और सबसे पहली शर्त है इस दुनिया के बदलाव की, कि हम दुनिया में एक मजदूर वर्ग की एक विश्व पार्टी, एक मार्क्सवादी पार्टी का निर्माण कर सकें। ये चुनौती है, ये चैलेंज है, और अगर हम ये नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से हम देखेंगे पूरी मानवता को, पूरी मानव जाति को
नाभिकीय बमों के, जैविक हथियारों के, रासायनिक हथियारों के जरिए उसका समूल विनाश, और ये विनाश कुछ ही मिनटों में कर देने के लिए जो समुचित सामग्री है, उसके लिए जो जितनी सामग्री है, बम हैं और तमाम तरह के जो विनाशक हथियार हैं, वो इन साम्राज्यवादियों ने पहले से ही तैयार कर लिए हैं, उनके स्टोर बना लिए हैं। तो दोस्तों, इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और इस संघर्ष में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए हम लगातार जो है कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से ये आशा है कि हम इस अपनी पृथ्वी को और मानव जाति को नष्ट नहीं होने देंगे। समाजवाद के साथ हमारी बड़ी आशाएं जुड़ी हुई हैं। मानव जाति नष्ट नहीं होगी, पूंजीवाद नष्ट होगा। पूंजीवाद को हम युद्ध से पहले नष्ट कर पाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ साथियों, आपसे विदा लेते हुए सलाम, धन्यवाद।